अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्जा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे नस्ट नेट 4 2026 के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन यानी एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर द नस्ट नेट 4 फिजिक्स पोर्शन, जिसके अंदर आपके 60 एमसीक्यूज होते हैं और 60 एमसीक्यूज को आपने अप्रोक्सीमेट 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो आपको ये वीडियो लाजमी देखकर जाना चाहिए ताकि आप जो है एग्जामिनेशन के अंदर एस कर सकें और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, द फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी एब्जॉर्ब व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम। तो आपने क्या मालूम करना है, आपने फोटोन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। वो बताना है कि किसके अंदर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उस वक्त मिलेगी जब आपकी ट्रांजिशन कहाँ से हो रही होगी, जब आपकी ट्रांजिशन हो रही होगी फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। फ्रॉम दी फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले ऑप्शन में आपको कहाँ नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन ही यही नजर आ रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करूं तो देखें, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है यानी n की वैल्यू 1 है, तो उस वक्त आपका जो सीरीज कहलाती है उसे हम लेमन सीरीज कहते हैं, लेमन सीरीज कहते हैं। और उस वक्त जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही होती हैं, यानी आपको जो रेडिएशंस मिलती हैं या रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती है अगर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो उस वक्त जो ट्रांजिशन एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी रीजन के अंदर होगी, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन के अंदर होगी, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन के अंदर मौजूद होगी। अगर आपका N2 एग्जिस्ट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन आपकी ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, तो उसे हम बोलते हैं पैकेट सीरीज, सॉरी बाल्मर सीरीज। तो यहाँ पर आ जाएगा बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो है वो उसका जो रीजन होता है वो कहलाता है अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। वॉयलेट रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रा वॉयलेट से लोअर होती है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है N3, और N3 कहलाता है आपका पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज, और पेस्टन सीरीज जो है वो आपका आ जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर। इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको मालूम है कि अल्ट्रा वॉयलेट की ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट, एज कंपेयर टू वॉयलेट। और उसके बाद उससे सबसे कम किसकी होगी, इंफ्रारेड की होगी, इंफ्रारेड रीजन की होगी, इंफ्रारेड रीजन की होगी। अगर इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी होगी। अब आपसे यही सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आप बताओ कि फोटोन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी जब आपकी ट्रांजिशन कर रही होगी फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू, यानी एनर्जी गैप जिसमें ज्यादा होगा। अगर आप इसको देखें सबके अंदर 5 ही, यानी आपकी जो ट्रांजिशन है वो सबके अंदर, यानी आपकी जो फाइनल स्टेट है वो 5 ही नजर आ रही है। और जहां आपकी इनिशियल स्टेट है वो आपकी कहां से चूज करनी है आपने, जिसके अंदर आपको गैप ज्यादा नजर आ रहा है। गैप ज्यादा नजर आने का मतलब ये है कि आपकी जो स्टेट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम सबसे लोअर पॉइंट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है, तब आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको किसमें मिलेगी, जिसमें एनर्जी गैप यानी जिसके अंदर एनर्जी यानी ऑर्बिट गैप सबसे लोअर आपको नजर आ रहा है, यानी 4 to 5 यहाँ पर आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वेवलेंथ। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर आपकी लोएस्ट वेवलेंथ होगी, लोएस्ट वेवलेंथ मिलेगी। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल। अगर आप क्या करो, इंटेंसिटी को डबल कर दो, इंटेंसिटी को आप क्या कर दो, इंटेंसिटी को आप डबल कर दो। किसकी इंटेंसिटी डबल कर रहे हो, लाइट की इंटेंसिटी आप डबल कर दो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डबल गिवन है, डबल गिवन है तो इसको मैं लेट से 2i कह देता हूँ। 2i यानी डबल हो गया, आपकी इंटेंसिटी डबल हो गई। अगर इंटेंसिटी डबल है देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स और काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एज वी नो कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल सरफेस से निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या कर जाएंगे, डबल कर जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नो इफेक्ट ऑन दी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर कब जनरेट नजर आएगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीज हो रही होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अगर इंक्रीज होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में सिर्फ आपको क्या बोला जा रहा है कि आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है यानी डबल हो रही है।
तो आपको सिर्फ किसके ऊपर इफेक्ट नजर आएगा, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, उनकी क्वांटिटी भी डबल कर जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, हमें ये वाला चीज सही नजर आ रही है। और क्या चीज नजर आ रहा है, एन इज डबल, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले वाला ऑप्शन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी डबल कर रहे हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। सिर्फ राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है विच कलर ऑफ लाइट गिव द स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर। तो आपको फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में बताना है और ये आपको YDSE का मतलब है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा L अपॉन डी। लैम्डा L अपॉन डी, यहाँ पर जो डी है वो क्या कहलाता है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो यहाँ पर डी को मेंशन कर लेते हैं कि डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। और यहाँ पर जो लैम्डा है वो बेसिकली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। और यहाँ पर जो एल है वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, ये हमारा एल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमारा एल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमसे सवाल ही पूछा जा रहा था भाई किस कलर ऑफ लाइट से बताइए कि हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग स्मॉल होगी। तो हमारे पास ये जो डेल्टा वाई है वो हमें डायरेक्टली वो क्वेश्चन नजर आ रहा है कि इसके वेवलेंथ के, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेल्टा वाई भी कम आएगा। यानी हमें बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्रिंजेस बताइए कि किस हमारे पास जो है डेल्टा वाई यानी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन नजर आ रही है वेवलेंथ की। अगर हमें फ्रिंज स्पेसिंग कम चाहिए इसका मतलब हमें वेवलेंथ भी स्मॉलेस्ट चाहिए होगी। तो वेवलेंथ जो हमारे पास यहाँ पर जो कलर नजर आ रहे हैं वो हमारे पास विजिबल लाइट के अंदर नजर आ रहे हैं। और विजिबल लाइट जो है उसकी जो रेंज होती है, उसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है, वो 400 नैनोमीटर से अप्रोक्सीमेट 750 या 700 नैनोमीटर तक होती है। 700 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर भी पास किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है। इसके में जो हमारे पास ये जो 400 नैनोमीटर है हमारे पास वॉयलेट या ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है। तो ब्लू कलर से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास 700 नैनोमीटर है हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ होती है, हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमें नजर आ रही है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ नजर आ रही है वो किसकी नजर आ रही है, ब्लू की नजर आ रही है। इसका मतलब है जो वेवलेंथ है वो स्मॉलेस्ट किसकी होगी, ब्लू कलर की होगी। और उसी वक्त हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग भी स्मॉलेस्ट होगी। तो जिसकी वेवलेंथ हमारी स्मॉलेस्ट है यानी जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है तो उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी स्मॉलेस्ट होगी। जिसकी फ्रिंज स्पेसिंग स्मॉलेस्ट होगी उस कलर ऑफ लाइट कौन सा होगा, उस कलर ऑफ लाइट हमारे पास ब्लू कलर कहलाएगा। ब्लू कलर क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है हमें स्मॉलेस्ट नजर आ रही है। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लांटियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लिखना कैसे है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वो हमें कितनी बताइए, 4 ohms बता रही है। एंड 5 ohm रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको लिखना है R 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 ohms एंड 5.8 एट द अननोन टेम्परेचर। और आपकी जो रेजिस्टेंस है वायर की वो कितनी है, वो रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर लो या RT से रिप्रेजेंट कर लो, वो कितनी है 5.8 है एट पर्टिकुलर अननोन टेम्परेचर। फाइंड द अननोन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर किस में मालूम करना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो आपको ये रिलेशन अप्लाई करना होगा और वो रिलेशन क्या है, RT माइनस R0, जीरो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, डिवाइड बाय R100 माइनस R0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू TC डिवाइड बाय 100, TC डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आपने बेसिकली TC मालूम करना है, टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शंस के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही कैलकुलेट करना है। तो RT की वैल्यू कितनी है 5.8 है, R0 की वैल्यू कितनी है, R0 की वैल्यू आपको बताई है 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ गया 100, R100 की वैल्यू आपको कितनी बताइए, R100 की वैल्यू बताइए 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू TC आपने मालूम करना है, डिवाइड बाय 100, तो ऊपर आ जाएगा 1.8, नीचे आ जाएगा 1। तो 1.8 को सीधा सीधा मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1.8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर कितना आ जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, चूंकि ऑप्शन सी में आपको सही नजर आ रहा है तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, इफ द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हाट हैपेंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ टेंशन। तो बेसिकली अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V/2L। तो अब यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो 1/2L और V की जगह पे लिख सकते हैं टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी, टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी जो कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होगी। खैर अभी हमारे पास जो रिलेशन नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी और टेंशन है स्ट्रिंग का, वो कैसे नजर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो टेंशन हमारे पास क्या है, टेंशन हमारे पास 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगी। 4 टाइम्स ऑफ टी, यहाँ पर हमने जो हमारे पास टेंशन गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने 4 का रूट निकाल लिया, तो मुझे नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो मेरी न्यू फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, डबल कर जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद द राइज इन टेम्परेचर इज। तो देखें रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए डिफरेंट बिहेव करता है और सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट बिहेव करता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली अगर हम बात करें फॉर मेटल्स या फिर कंडक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एक पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। यानी हमारे रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी, इसे हम पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है, फॉर मेटल्स या फिर सेमीकंडक्टर्स। और अगर हमारे पास मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। और अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स आ जाते हैं या नॉन मेटल्स आ जाते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन बन जाती है वो क्या होती है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है, जैसे यहाँ पर सवाल के अंदर बता रहा है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यही हमने इसका आंसर बताना है। तो इंक्रीज तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वह रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, इंक्रीज वाला ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर दिया। बी और सी पे बात करते हैं। अब हमें रीजन भी बताना है, डिक्रीज की वजह से हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। यानी हमारा जो सेमीकंडक्टर वाला जो गैप मौजूद होता है, यानी फॉरवर्डिंग गैप, उसको जो है वो ओवरलैप कर लेंगे। यानी हमारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर कर जाएंगे, ड्यू टू एनर्जी, जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर चार्ज कैरियर्स होंगे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाएंगे और उससे हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, इफ E1, E2 एंड E3 आर द रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स। यानी E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, E1 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और E3 क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, E3 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। Each have the same de Broglie wavelength, सबकी de Broglie wavelength क्या है, सेम है। यानी E1, E2 और lambda 1, lambda 2, lambda 3 क्या है, सेम है, सबकी de Broglie wavelength क्या है, सेम है। तो अगर हम रिलेशन देखें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो अगर हम थोड़ा सा रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं तो उससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन हमारे पास अगर यहाँ पर रिलेशन देखें तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, H/P, यानी हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। और मोमेंटम की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, मोमेंटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा E।
अब यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास ये वेवलेंथ कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नजर आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के, या सिंपल आप कह सकते हो कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके नजर आ रही है, मास के नजर आ रही है। यानी जिसका मास लोअर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी ग्रेटर होगी। अब अगर हम मास की बात कर लें, तो हमारे पास जो m1 है यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे लेस होता है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो मास है वो किसका है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोटॉन का मास। यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन का मास। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास सबसे लोअर होगा, उसके बाद प्रोटॉन का मास उससे ग्रेटर होगा, और सबसे ग्रेटर मास किसका होगा, सबसे ग्रेटर मास हमारे पास हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। हमारे पास मास सबसे ग्रेटर होगा अल्फा पार्टिकल का, जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मास सबसे ग्रेटर होगा, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ग्रेटर होगा। और अल्फा पार्टिकल का मास किसके बराबर होगा, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की यानी E1 की। उसके बाद किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन का मास उससे अल्फा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसका मतलब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोटॉन की उससे लेसर होगी, तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा E3। और सबसे लेसर यानी सबसे लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सबसे लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, तो ये जो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है वो ऑप्शन ए के अंदर ही सही नजर आ रहा है, यानी E1 इज ग्रेटर देन E3 एंड E3 इज ग्रेटर देन E2, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इस तरह का रिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स टीचर आस्क हर स्टूडेंट to identify a situation where a body can have a zero velocity but still be accelerating। यानी फिजिक्स टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक टास्क दिया और उसने पूछा कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि अगर एक बॉडी है मेरे पास जिसकी वेलोसिटी जीरो है बट वो फिर भी एक्सेलरेट कर रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल करेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। अ कार पार्क ऑन द हिल, उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, तो इसमें दोनों चीजें जीरो हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये वाला सही पॉइंट नजर आ रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी मेरे पास ये स्टोन मौजूद है और स्टोन को मैंने इस तरह से ऊपर फेंक दिया, ये लेट्स से हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमारा जो स्टोन है वो आकर हमारा स्टोन जो है वो आकर रुक जाएगा। यहाँ पर ये हमारा लेट से हाईएस्ट पॉइंट आ गया, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आ गया। हाईएस्ट पॉइंट में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। फ्री फॉल मोशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी और ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में मदद करेगी, यानी पुल डाउन करेगी। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो है बट उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, अ ट्रेन मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ कर्व, तो अराउंड अ कर्व के अंदर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड मौजूद है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है उसके अंदर और ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द मोटर इन हॉर्स पावर। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है और दो पैरामीटर इलेक्ट्रिकल पावर आपको कैलकुलेट करनी है, और आपके पास दो पैरामीटर्स गिवन है, यानी आपको करंट और वोल्टेज बता दी हैं, तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेसिकली 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 220 के साथ, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 220 के साथ, तो मेरा आंसर जो अप्रोक्सीमेट वो आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, किसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 220 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1760 ये मेरे पास आ गया वॉट्स के अंदर। बट मुझे ये वॉट्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि मुझे कैलकुलेट करना है किसके अंदर, हॉर्स पावर के अंदर। तो उससे मुझे हॉर्स पावर के अंदर कैलकुलेट करने के लिए हॉर्स पावर की जो वैल्यू होगी वॉट्स के अंदर वो मैंने उससे डिवाइड कर लेना, यानी 1 HP बराबर होता है 746 वॉट्स के, तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर लिया। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.36 HP। अगर आपको 800 मान लो तो 800 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 1600 बन जाएगा, जो कि 2 के अराउंड ही मुझे आंसर समझ में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 के अराउंड नजर आ रहा है, 2.36
HP यानी हॉर्स पावर, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 2.36 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 900 वोल्ट्स, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताया है जिसको हम लेट से V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमें कितना गिवन है 900 वोल्ट्स गिवन है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बताइए वो कितनी है 300 वोल्ट पर मीटर गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज बताना है, डिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है सिंपल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो रिलेशन क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मालूम करना है, तो मालूम करने के लिए वोल्टेज को हम डिवाइड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है 900, उसको हमने 300 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया कितना 3 मीटर। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, फ्रॉम द चार्ज वो हमें मालूम हो गया वो कितना है 3 मीटर हमारे पास है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी लेट से मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने लॉन्च किया फ्रॉम द ग्राउंड, और लॉन्च करने के बाद मुझे बोला जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या चीज ट्रू होगी, स्टेटमेंट बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी। हाईएस्ट पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेट्स से मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी v0 से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है विद सम एंगल व्हिच एंगल इज थीटा डिग्री। तो बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होने की वजह से हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होती है वो सिर्फ x कंपोनेंट पर लाई कर रही होती है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती बल्कि मिनिमम होती है। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगी, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इस पॉइंट को भी मेमोराइज कर लो कि काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगी। आगे चलते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज जीरो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज हमारे पास जो y कंपोनेंट वेलोसिटी इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, v0y माइनस gt। तो टाइम की रिस्पेक्ट से हमारे पास जो है वो वेलोसिटी कम होती रहेगी, इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और इसका ही आंसर सही बन जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, x कंपोनेंट की एक्सेलरेशन जीरो होगी, y कंपोनेंट की एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है जो कि g के बराबर होगी, और नेट एक्सेलरेशन भी वही हो जाएगी जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी g के बराबर विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो वो जीरो नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ एट अ हाइट ऑफ इक्वल टू द रेडियस, यानी एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही है अराउंड द अर्थ, और किस हाइट पर ऑर्बिट कर रही है, जो कि हाइट बराबर है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट बतानी है, तो हमें बस बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, जो कि फॉर्मूला सिंपल है और उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो ग्रेविटी है एट द हाइट ऑफ रेडियस आर वो मालूम करनी है, जिसका रिलेशन क्या होगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर इंटू जी ई। तो आर ई स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय आर ई भी एज इट इज, और यहाँ पर एच की आर ई लिख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू जी ई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास 2 RE का मैंने स्क्वायर किया तो बन गया 4 RE स्क्वायर इंटू जी ई। तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1/4 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, 1/4 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ उन्होंने बताया 9.8, उसको हमने 4 से डिवाइड किया। तो लेट्स से इसको मैंने 10 ले लिया और 10 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 2.5, और अगर मैं इसको 9.8 लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कैपेसिटर ऑफ 50 microfarad is connected across a AC source with the voltage of amplitude 200 volt with an angular frequency of 400 radian per second. The amplitude of the current through the capacitor is,
तो कैपेसिटर की वैल्यू हमें बताइए जो कि हमारे पास कितनी है 50 माइक्रोफैरड है। और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जिसको वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 200 वोल्ट्स बता दिए हैं, वो 200 वोल्ट बताए हैं। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बता दी। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट यानी करंट मालूम करना है, और करंट मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, करंट मालूम करने के लिए वोल्टेज और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करनी चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400, उसको मेरे पास जो सी है वो कितना है 50 एक्सपोनेंट -6। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 50। इस आंसर को मैं एक बार वेरीफाई भी कर देता हूँ। 1 डिवाइड बाय 400 और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 50 एक्सपोनेंट -6 के साथ। तो इसका आंसर आ गया 50 और इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास ओम, क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, और रिएक्टेंस का यूनिट भी हमारे पास ओम होता है। अब हम यहाँ पे करंट मालूम कर लेंगे, और करंट मालूम करने के लिए वोल्टेज यानी 200 को डिवाइड कर लेंगे 50 के साथ। तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, हमारा करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर एंड बिफोर हीटिंग इज। तो बिफोर हीटिंग वाला जो टेम्परेचर है उसको लेट से हम T1 कह देते हैं, और आफ्टर हीटिंग वाला जो टेम्परेचर है उसको हम T2 कह रहे हैं। तो T1 हमारा टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। उसमें हमने 273 एडअप किया, 310 एडअप किया तो हमारे पास आ गया 300 केल्विन, ये हमारे पास आ गया T1। और T2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 हम कैलकुलेट कर लेंगे 327 में हमने ऐड कर लिया 273 एडअप कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया 273 में हमने ऐड किया तो हमारे हो गया 300, और ये टोटल मिला के हमारे पास हो गया 600 केल्विन। अगर हम अब रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। 3/2 kT वाला पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर और बिफोर करना है ना, तो 2 पहले आएगा और डिवाइड कर देंगे हम आफ्टर बिफोर वाले से यानी 1 से डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा T2 डिवाइड बाय T1। इसको आपने देखना है आफ्टर एंड बिफोर हीटिंग। आफ्टर वाला हमारे पास सेकंड टेम्परेचर था और उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 होगी, और जो हमारे पास जो बिफोर है उसका हमने T1 बोला था तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी 1 कहलाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300। इसको मैंने कैंसिल कर लिया तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास बन गया ऑप्शन ए। डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक हैवी पार्टिकल है और एक लाइटर पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। उसको हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम द रेस्ट और दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब किसी पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाती है यानी मूव करवाती है। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर फाइनल स्पीड। तो स्पीड क्या होगी हमें बताना है, उनकी स्पीड क्या होगी। यानी आपको क्या मालूम करना है Vp/V अल्फा। स्पीड का आप रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले मास और चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर प्रोटॉन की मास की बात करें तो उसको हम mp से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसका चार्ज जो है वो qp से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हैवियर होता है, किसके रिस्पेक्ट से, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट से। कितना हैवियर होता है, तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। इस तरह चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, जैसे हम हेलियम पार्टिकल भी कहते हैं यानी हीलियम कहते हैं, उसका मास जो है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। अब हमने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अगर हमें रिलेशन किसी तरह से मालूम हो जाए कि वेलोसिटी और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन अगर हमने निकालना है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रिलेशन को थोड़ा सा देखें तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V हो रहा होगा। यानी हमने ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिससे उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1/2 mv² विल बी इक्वल्स टू Q डेल्टा V। तो हमारे पास जो V² का रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2Q डेल्टा V अपॉन m। उसके बाद मैं अंडर रूट ले लेता हूँ ताकि मेरे पास वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन आ जाए, तो QE डेल्टा V अपॉन m। अब इस रिलेशन में देखें तो मेरे पास 2 भी कांस्टेंट है और डेल्टा V भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास जो पैरामीटर डिपेंडेंट पैरामीटर मुझे नजर आ रहे हैं वेलोसिटी के, वो चार्ज नजर आ रहा है और मास नजर आ रहा है।
अब आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो और इसकी सिंप्लीफिकेशन करके भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे इस तरह आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो खैर हम इस जो है अभी डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, ताकि जो बच्चा बिल्कुल अभी फ्रेश है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसको बात भी मेरी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ऊपर हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला पुट करना है, यानी क्या बन जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी डेल्टा वी सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे बात उसने बताई है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी वी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डेल्टा वी भी लिख सकते हो। डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे, नीचे हम जो है वो अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे, तो 2 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डेल्टा वी सेम रहेगा, डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखें 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल कर सकते हैं, और इस एक हम रूट में इन दोनों पैरामीटर को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो हमारे पास जो डिपेंडेंट पैरामीटर रह गए वो आपके पास क्या क्या रह जाएंगे, यानी इस तरह से आप लिख लोगे, यानी आपके पास जो न्यूमरेटर में पैरामीटर रह जाएंगे वो क्या रह जाएगा, क्यू पी, और नीचे रह जाएगा एम पी, और ये जो डिनोमिनेटर वाले पैरामीटर्स हैं उनको आपने रेसिप्रोकेट करके लिख लेना है, उनको आपने रेसिप्रोकेट करके लिख लेना है, यानी रेसिप्रोकल करके लिख लेना है। तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एम अल्फा डिवाइड बाय क्यू अल्फा। यानी यहाँ पे जो पैरामीटर आपको गिवन है, यहाँ पे जो पैरामीटर आपको गिवन है, इधर पैरामीटर जो गिवन है, ये वाले पैरामीटर, इसको आपने क्या कर लेना है, इसको दोबारा से आपने रेसिप्रोकेट करके, यानी जब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई में लिखा, तो मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर में पहले वैल्यू गिवन होगी उनको मैंने उल्टा करके लिख देना है, यहाँ पर रूट आपने कैंसिल आउट नहीं करना। खैर अब यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देंगे, वैल्यू आपने पुट कर देंगे, वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जो आपने अभी यहाँ पर बताई चीजें वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्यू पी की जगह पे क्यू पी पुट कर देंगे, एम पी की जगह पर एम पी पुट करेंगे, क्यू अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू अल्फा की जगह पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, और सॉरी एम अल्फा की जगह पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, और क्यू अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन से चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, और 2 से आप 4 भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास अंडर रूट 2 बच गया, अंडर रूट 2 बच गया, यानी आपके पास वी पी अपॉन वी अल्फा बच गया अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 बचा, तो आप लिखोगे अंडर रूट 2/1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हार्मोनिक मोशन इज गिवन है, सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आप बताओ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा से रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की मुझे इक्वेशन गिवन है 5 sin 6 पाई टी प्लस पाई अपॉन 3। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की देखें तो वो क्या होती है, यानी आपको जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। के एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, वेव के केस में के एक्स आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो के एक्स वाला पैरामीटर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लोगे, जो जो पैरामीटर आपको मालूम हो सकता है वो पैरामीटर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। जैसे आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मालूम हो रही है 5, यानी आपने कंपेयर कर लिया, तो एक ही जगह पर आपको क्या लिखा नजर आ रहा है 5 नजर आ रहा है, तो एक की वैल्यू आपके पास हो गई 5। इसकी जगह पर और हमें क्या चीज नजर आ रहा है, ओमेगा टी की जगह पर मुझे 6 पाई नजर आ रहा है, ओमेगा की जगह पे मुझे नजर आ रहा है 6 पाई, और फेज एंगल भी आप लिख सकते हो, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जो कि आपको कहते हैं 3। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला भी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ओमेगा इंटू ए आ गया था, ओमेगा इंटू ए आ गया था। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 पाई, और एक यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड uniform magnetic field with the speed v, if the kinetic energy is double the radius of the circular path will be। यानी एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, और काइनेटिक एनर्जी डबल कैसे करेंगे, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो खैर अभी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, और हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर्मूला होता है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अभी जो हमारे पास साइन थीटा वाला पैरामीटर है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, यानी बी भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनेगा, और साइन थीटा हमारे पास यूनिफॉर्म यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा होगा, तो साइन थीटा वाला पैरामीटर भी आप हटा दोगे, और मास भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल का मास भी हमारे पास भी कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है। यानी मैं यहाँ से बात बता सकता हूँ, और यहाँ से बात मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ऑफ द या स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब ये रिलेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या कि मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन से डायरेक्ट आपको स्पीड का फॉर्मूला बता दूं, और स्पीड से फिर रेडियस हम कैलकुलेट कर ले। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मुझे मालूम होता है, वो क्या रिलेशन होता है, स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो हम यहाँ बोलेंगे हमारी जो न्यू स्पीड है वो कैसे निकालूंगा, न्यू स्पीड में निकालूंगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास कितनी है 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी
डिवाइड बाय m लिख दूंगा। अब ये जो 2 है इसको मुझे बाहर लिखना है, यानी मैं इसको इस तरह लिख लूंगा √2 और बाकी जो पैरामीटर है उसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। अब ये जो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m है, ये मेरे पास इनिशियल स्पीड होगी जो कि v गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी डबल होने से मेरी स्पीड क्या हो रही है, √2 टाइम्स स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर मेरी स्पीड √2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो मेरी रेडियस भी क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी मैं जो न्यू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा वो क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द इनिशियल रेडियस। और इसका ऑप्शन मुझे कौन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए सही नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज √2 टाइम्स ऑफ द r। ये रिलेशन कैसे बना, इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हो 1/2 mv², और इस v² का रिलेशन, अब v का रिलेशन इस तरह बना लिया। उसके बाद फिर आपने मॉडिफिकेशन जो सवाल के अंदर आपको रिक्वायरमेंट बताई गई थी वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। इस 2 को 4 नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको जो v की फॉर्म में अपना रिलेशन बनाना है, इसलिए 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m आपने लिखा और वो v से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स इंक्रीज करिए तो रेडियस भी √2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है अ टेस्ट रॉकेट ऑफ मास m इज लॉन्च फ्रॉम अ प्लैनेट सरफेस। द प्लैनेट हैज अ रेडियस r एंड द रॉकेट एट अ हाइट ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी सवाल को मैं आसान कर देता हूँ। सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है, और एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो मुझे मालूम होता है। वो रिलेशन क्या होता है, 2gm डिवाइड बाय r। यहाँ पे जो r है वो डिस्टेंस from the center of the surface to point of the location, from the center of the surface to the point of the लोकेशन जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, जहां पर आपका रॉकेट मौजूद होगा। इस केस के लिए तो ये r वो चीज है। यहाँ पर s जो है, m जो है वो मास ऑफ द प्लैनेट होगा, और g जो है वो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर अब सवाल को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। यानी हमें बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, इसके वेलोसिटी हमें मालूम करनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास प्लैनेट है, कोई प्लैनेट मौजूद है और ये मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट मौजूद है या रॉकेट मौजूद है जो कि इनिशियली यहाँ पे मौजूद है। फिर मैंने क्या किया, इसका भी जो रेडियस है वो हमें बता दिया, इसका रेडियस हमारे पास r होगी। मैं बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, इस प्लैनेट को ऊपर ले गए, कितने हाइट तक ऊपर ले गए, h हाइट तक ऊपर ले गए, और h इसके बराबर है 2r के बराबर है। अब जो मेरा न्यू रेडियस होगा वो इतना बन जाएगा। यानी अब जो मेरा न्यू रेडियस है वो क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस मेरे पास आ जाएगा r प्लस h। यानी अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा वो कैसे निकालूंगा, r प्लस h कर दूंगा, क्योंकि मैंने हाइट इंक्रीज कर दिया तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा नजर आ रहा है, इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। मास चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या बताना है हमें, इसकी वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी यह बताना है। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, 2r इंक्रीज हो रही है, तो मेरे पास जो टोटल हाइट यानी टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, r प्लस 2r हो जाएगा, यानी मैं लिख दूंगा 3r। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, और न्यू एस्केप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वेलोसिटी बताने की क्या होगी। तो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज करना है, 2gm एज इट इज रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे r डैश, और r डैश यहाँ पर लिख देंगे 3r। अब ये √3 को आपने बाहर लिख देना। √3 को आप बाहर क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आपके पास जो बाकी पैरामीटर है वो आपकी इनिशियल एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 1/√3 आपने बाहर लिख दिया, और आपके पास जो बाकी पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा, 2gm डिवाइड बाय r रहेगा। और ये आपकी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, इनिशियल एस्केप वेलोसिटी। तो आप बोलोगे आपकी जो एस्केप वेलोसिटी फाइनल आएगी वो क्या होगी, ve डिवाइड बाय √3। ve इसकी जगह पे आपने लिख लिया, ve इसकी जगह पे लिख लिया, और डिवाइड बाय √3 आपके पास आ गया। यानी इसकी वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो गई। तो इसकी वेलोसिटी आपकी रिड्यूस किस फैक्टर से होगी, √3 टाइम्स आपकी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कैपेसिटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर अरेंज सच दैट 2 आर इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द थर्ड। यानी आपके पास एक कैपेसिटर का नेटवर्क है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर्स हैं, और 3 कैपेसिटर की आपकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। यानी आपके पास C1 C2 C3 की वैल्यू क्या है, C है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और उन्होंने जो नेटवर्क की अरेंजमेंट बताई है वो कैसे बताई कि 2 को आपने सीरीज में लगाना है और उसके बाद 1 को पैरेलल में लगाना है। तो इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में अटैच कर दिया, 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में अटैच किया और उसके साथ 1 पैरेलल में अटैच कर दिया। 2 को हमने सीरीज में अटैच कर दिया और उसके साथ 1 पैरेलल में अटैच किया। ये C1 C2 हो गया और ये C3 हो गया। अब हमें कंबाइन इफेक्ट यानी टोटल इक्विवेलेंट मालूम करना है। इसका टोटल इफेक्ट यानी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस C1 C2 को रिप्लेस करना होगा अनदर कैपेसिटर। और ये C1 C2 हमें किस तरह नजर आ रहे हैं, C1 C2 हमें नजर आ रहे हैं सीरीज में, और सीरीज में हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, यानी हम रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। यानी हमारे पास जो न्यू कैपेसिटर आएगा जिसे हम C4 कह रहे हैं वो किस तरह आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/C प्लस 1/C।
अब इसको मैंने एडअप कर लिया, सी मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो बन जाएगा 2, तो 1/c4 आ गया, और c4 हमारे पास क्या आ जाएगा, c/2 आ जाएगा। यानी जो मेरे पास न्यू सर्किट डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, एक कैपेसिटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यानी उसके साथ पैरेलल में आपने एक और कैपेसिटर अटैच कर देना है। यहाँ पर c4 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास c3। अब ये दोनों कैपेसिटर मुझे कैसे नजर आ रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास c4 और c3 मेरे पास क्या है, पैरेलल में। c4 और c3 मेरे पास किस में है, पैरेलल में अटैच हुए हैं। और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में सिंपल एड अप कर देंगे। तो पैरेलल में हम क्या कर लेंगे, इन्हें एड अप कर लेंगे। यानी अब मेरे पास जो नेट इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, c3 और c4 में ऐड कर लूंगा, c4 और c3 में मैं सिंपल एडिशन कर दूंगा। तो C3 मेरे पास क्या है, C3 मेरे पास है C के बराबर, ये हमने इनिशियल बता दिया सारे कैपेसिटर किसके बराबर है, C के बराबर है। और C4 मैंने निकाल लिया C/2। अब मैंने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली, इसके नीचे 1 मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2c + c आ जाएगा और इसको ऐड अप करने के बाद आपका आंसर बन जाएगा 3c/2। यानी आपके पास जो नेट इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, 3c/2, जो कि आपको ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है। तो 3c/2 इसका नेट इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सवाल के अंदर भी हमें नेट इक्विवेलेंट या टोटल नेटवर्क की कैपेसिटेंस बतानी थी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर ली। पहले हमें सर्किट के अंदर बताया था कि दो को आपने सीरीज में लगाना है, एक को पैरेलल में अटैच करना है। तो पहले हमने सीरीज वाला इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जिससे हमारे पास c4 आ गया। ये c4 हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने दोबारा से c4 और c3 को देखा कि क्वेश्चन नंबर 10, with the rise of temperature speed of sound in gas is। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है आपको मालूम है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। विद द राइज ऑफ इन टेम्परेचर हम बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला जा रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP is 300 meter per second. If the air pressure become double and the temperature remains same, the speed of sound would become। तो स्पीड ऑफ साउंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में आपको बता दिया, और वो लेट से हम स्पीड ऑफ साउंड को V0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो बता दी 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला जा रहा है कि आपका एयर प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया और आपने डबल कर दिया प्रेशर को, और टेम्परेचर वाली पैरामीटर को कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर वाला पैरामीटर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस हमने अभी स्टडी भी किया या एयर में, क्या फॉर्मूला था, गामा RT अपॉन M। यानी ये बात हमें नजर आ रही है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमें प्रेशर डिपेंडेंट नजर नहीं आ रही, ये प्रेशर डिपेंडेंट नहीं नजर आ रही, बल्कि क्या नजर आ रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये बात करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हमें बताया गया तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड वुड बिकम 300 मीटर पर सेकेंड, यानी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, अगर दूसरे वाले फॉर्मूला को भी देखें जो जिसके अंदर प्रेशर डिपेंडेंट हमें फॉर्मूला नजर आ रहा होता है, तो वो रिलेशन क्या है, गामा P अपॉन डेंसिटी, तो क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ये बोलेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर प्रेशर राइज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और ये दोनों पैरामीटर आपस के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वाले से भी हमें स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पीड ऑफ साउंड भी सेम रहेगी। हम बोलेंगे अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जा रहा है। और अगर हम प्रेशर को डबल कर रहे हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और आपका ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये सेम रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 300 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला जा रहा है, a mass slides down on an inclined plane and reach the bottom of the velocity v। यानी एक मास है जो कि इंक्लाइन प्लेन में है, लेट्स से इंक्लाइन प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, एक मास नीचे की तरफ आ रहा है। लेट्स से यहाँ पर मास मौजूद है और वो इस तरह से स्लाइस डाउन कर रहा है, और फ्रिक्शनलेस प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास स्लाइस डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन रीच टू द बॉटम विद द वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास v है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें सिनेरियो नंबर 1 में, जो अब हम सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड डाउन कर रहा है ऑन इंक्लाइन प्लेन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं किसके अंदर, इंक्लाइन प्लेन के केस में, इंक्लाइन प्लेन के केस में। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन आ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें कौन सी होगी, सिर्फ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है वो किसके बराबर होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और गेन ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांजिशनल, क्योंकि यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं हो रही, तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, mgh इज इक्वल्स टू 1/2 mv² के बराबर आ जाएगा। अब हम सेकंड सिनेरियो में अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ अ मास सेम मास वर इन टर्म्स ऑफ अ रिंग व्हिच रोल डाउन ऑन दिस प्लेन। अब हमारे पास ये जो मास है वो किस शेप में है, स्लाइस नहीं हो रहा बल्कि रोल डाउन हो रहा है, इसका सर्कुलर शेप है, कुछ सर्कुलर शेप है और वो रोल डाउन हो रहा है। तो अब लीनियर स्पीड एट द बॉटम विल बी, अब हमारे पास लीनियर स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रोल डाउन कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड भी कर रहा होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा और स्पिन भी हो रहा होगा, और स्पिन भी हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर अब दोनों एनर्जीज मौजूद होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिंग रोल्स डाउन, रोल्स डाउन। तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है, वो अब दो एनर्जीज में कंज्यूम हो रहा होगा। एक हमारे पास ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर भी आ जाएगा mgh, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर mgh पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जीज और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर चेंज आ रहा होगा। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं I ω²। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो रिंग होती है, रिंग है उसका ओमेगा जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी उसका ओमेगा क्या होता है mr²। रिंग के केस में या हुक के केस में हमारे पास सेम होता है mr²। तो mr² हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हम अपने रिलेशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके मेंशन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 I की जगह पे लिख लिया हमने mr²। ये होता है, ये हो गया हमारे पास I की जगह पर। और I क्या चीज़ है, मोमेंट ऑफ एनर्जी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हुक, यानी I बराबर होगा किसके, mr² केस में फॉर रिंग के केस में या हुक के केस में सेम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा v² डिवाइड बाय r²। यहाँ पर हमने स्क्वायर कर लिया, ओमेगा को रिप्लेस कर लिया एज v/r, और फिर अगर उसका स्क्वायर भी कर लिया तो देखें r² से r² कैंसिल आउट हो गया। तो mgh बराबर हो गया मेरे पास 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। तो बेसिकली ये हमारे पास रिंग की स्पीड हो जाएगी, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, लीनियर स्पीड ऑफ द रिंग कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास बन जाएगा mgh इज इक्वल्स टू mv², क्योंकि हाफ से हाफ ऐड अप हो जाएगा, तो mv² आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ गए, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1/2 mv², हमारे पास लीनियर स्पीड है जो कि हमें गिवन थी v ऑलरेडी, जो ऑब्जेक्ट को हमने स्लाइड डाउन किया था ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, उस वक्त हमें ये v की वैल्यू बताई थी। और दूसरी हमारे पास जो हमें मालूम करनी थी वो हमारे पास v² की वैल्यू मालूम करनी है ऑफ द रिंग, लीनियर स्पीड एट द बॉटम ये मालूम करनी है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रिंग की शेप में था, देखिए मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिंग है उसकी जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, वो बराबर हो जाएगी किसके, v² डिवाइड बाय 2 के। तो हम ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिंग की स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, v डिवाइड बाय √2 आ रही है, v डिवाइड बाय √2 आ रही है, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है, यानी एंगुलर जो हमारी लीनियर स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, लीनियर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी डिक्रीज हो जाएगी, बाय √2 हो जाएगी।